आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। बुढ़ापे का दर्द झेल रहे कैलाश बाबू अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुके थे। एक दिन वह अपने कमरे में गए और अलमारी से बैग निकालने लगे। बैग में उन्होंने कुछ जोड़ी कपड़े रखे, फिर भारी मन से अपनी पत्नी की तस्वीर उठाई और बोले, कितने प्यार से पाला था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला और बोले, यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। आंखों के आंसू पोंछते हुए उन्होंने पत्नी की तस्वीर को बड़े जतन से बैग में रखा और अपने एक दोस्त राधेश्याम को फोन किया, जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भारी आवाज में उन्होंने राधेश्याम को बताया, अब मैं भी वृद्धाश्रम में आना चाहता हूं। यह सुनकर राधेश्याम अवाक रह गए। उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। कैलाश बाबू ने केवल इतना कहा, मैं रोज रोज के कलह से अब और नहीं जूझ सकता। कैलाश बाबू अपने दोस्त को फोन पर यह कहकर विदा हुए, 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। फिर उन्होंने अपना बैग उठाया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब वे बाहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि वह बैग लेकर कहां जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत से त्रस्त कैलाश बाबू ने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वृद्धाश्रम पहुंच गए। कुछ ही समय में वहां उनके कई मित्र बन गए। वे सभी के साथ बातें करते, अपनी पुरानी यादें साझा करते और रोज सुबह की सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे कैलाश बाबू को वृद्धाश्रम में सुकून मिलने लगा। उन्हें घर की अपेक्षा वृद्धाश्रम का माहौल बेहतर लगने लगा। वृद्धाश्रम में सभी लोग मिलकर खाना खाते थे, जबकि घर में रोज की कलह ने कैलाश बाबू का दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। वे अक्सर अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, पर अब बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जिस बेटे के लिए मैंने अपना पसीना पानी की तरह बहाया, उसने भी मुझे भुला दिया। एक दिन कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे, मन में सोचते हुए कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस आश्रम में अपना ठिकाना ढूंढने आया है। कैलाश बाबू ने देखा कि कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक अधेड़ उम्र की महिला, जो शायद उसकी मां थी। वह लड़का अपनी मां का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। महिला की उम्र लगभग 65 वर्ष रही होगी और उसने सिर पर पल्लू लिया हुआ था, जिससे उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने बैग बुजुर्ग महिला के हाथ में थमाया और फिर उनसे कुछ बातचीत करने लगी। बुजुर्ग महिला चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, जैसे उसमें बोलने की ताकत ही ना हो। कुछ ही देर बाद वे दोनों महिलाएं कार में बैठकर चली गईं और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ समय तक खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वह चुपचाप पोंछने लगी। फिर भारी मन से वह महिला आश्रम में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने कैलाश बाबू की ओर देखा, उसने अपने सिर के पल्लू से चेहरे को छुपा लिया और बिना कुछ कहे महिला विभाग की ओर चली गई। कैलाश बाबू के पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, आज फिर एक मां की ममता तार तार हो गई। एक बार फिर एक मां के सपनों को चूर कर दिया गया। कैलाश बाबू की नजरें बार बार उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर टिक रही थीं। उन्हें ऐसा लगा कि वह उस महिला को कहीं से जानते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था। कैलाश बाबू अब भी उस महिला के बारे में सोच रहे थे। वह रोज अपने पल्लू से चेहरा छिपाए रहती थी, जिससे कैलाश बाबू उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाए। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी और कैलाश बाबू टहलने के लिए निकले, तभी अचानक उसके सिर से पल्लू हट गया। जैसे ही कैलाश बाबू ने उसका चेहरा देखा, उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। अनगिनत सवालों ने उनके दिमाग में घर कर लिया। तभी उनका एक मित्र उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहां घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर बैठे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। क्या बात है, कोई परेशानी है? कैलाश बाबू ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला था, अभी आ रहा हूं। जब वे खाने की मेज पर बैठे तो उनकी नजरें बार बार जानकी देवी को ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वृद्धाश्रम आने की नौबत आ गई। जानकी देवी का तो पूरा परिवार था और वह हमेशा कहती थीं कि वह अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? कैलाश बाबू ने एक अन्य व्यक्ति से पूछा, 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने क्यों नहीं आई है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह माता जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर उनके बेटे और बहू ने जो उनके साथ किया, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वे बार बार अपने घर को याद कर रही हैं और सुबह से अपने कमरे में बैठकर रो रही हैं। इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है।
यह सुनते ही कैलाश बाबू के मन में कई विचार उमड़ने लगे। उन्होंने जानकी देवी से बात करने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का मन और भी अधिक बेचैन हो गया। वे यह जानने के लिए उतावले थे कि जानकी देवी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें वृद्धाश्रम में आना पड़ा। थोड़ी देर बाद वे महिला विभाग में जानकी जी से मिलने गए। कैलाश बाबू को अपने सामने देखकर जानकी जी थोड़ी परेशान हो गईं। कैलाश बाबू ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि आप इस हालात में कैसे पहुंची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यह देखकर कैलाश बाबू का दिल और भी भारी हो गया। उनका मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे, क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को समाज ऐसे छोड़ देता है? क्या बूढ़े लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? इन विचारों में खोए हुए कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में धीरे धीरे टहलने लगे। अचानक वे बगीचे के किनारे से टकराए और गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर खुद को संभाल लिया। तभी वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी ने दौड़कर उनकी मदद की और पूछा, आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं? कैलाश बाबू ने थकान भरी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी देर सोच में डूबा हुआ था। कैलाश बाबू मन ही मन जानकी जी से बात करने का कोई और तरीका सोच रहे थे। वे यह तय कर चुके थे कि जब तक जानकी जी उन्हें सब कुछ नहीं बताती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। पास से गुजर रहे वृद्धाश्रम के कर्मचारी ने कैलाश बाबू को गिरते हुए देखा और तुरंत उनकी ओर बढ़कर पूछा, अंकल जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर चोट लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूं। कैलाश बाबू हल्के से मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, बचाव हो गया, चिंता मत करो। इतना कहकर वे प्रांगण में रखी बेंच पर जाकर बैठ गए। वहां बैठते ही कुछ महीने पहले की एक घटना याद आ गई। जब वे घर में बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, उस वक्त उनके पैर में गहरी चोट आ गई थी, लेकिन उनकी बहू ने उनकी चोट को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। उनका बेटा रोहन, जो उस वक्त घर पर था, चिल्लाते हुए बोला था, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता? जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। रोहन को इतना भी ख्याल नहीं आया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या उनकी चोट पर मरहम पट्टी करें। कैलाश बाबू को अपने बेटे की इन बातों ने बहुत चोट पहुंचाई थी, लेकिन वे चुप रह गए। एक और घटना याद आई। जब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया था, उन्होंने अपने बेटे से कहा था, बेटा, मेरा चश्मा ठीक करवा देना, टूट गया है। लेकिन रोहन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था और उस दिन भी कैलाश बाबू को यह एहसास हुआ था कि अब वे अपने बेटे और बहू के लिए सिर्फ एक बोझ बन गए हैं। कैलाश बाबू अपने अतीत में खोए हुए थे। जब उन्हें याद आया कि कैसे उनकी बहू ने चश्मे की बात पर चिल्लाकर कहा था, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं, बच्चों जैसी हरकतें हो गई हैं आपकी। कैलाश बाबू के दिल को यह बात गहराई तक चुभ गई थी। वे बार बार अपने बेटे और बहू से अपमानित हो चुके थे और हर बार उनकी आत्मा पर एक नई चोट लगती थी। अभी वे अपने विचारों में डूबे हुए थे कि सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधेश्याम जी आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधेश्याम, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। राधेश्याम जी हंसते हुए बोले, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बहुत दिनों बाद उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधेश्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू का मन थोड़ा भारी हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जी, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया और अब साल में कुछ ही घंटों के लिए मिलने आएगा। तुम उसी बेटे के लिए इतने खुश हो रहे हो? राधेश्याम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो इसी से खुश हूं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वह मुझे मिलने आ रहा है। लेकिन कैलाश बाबू इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपने मित्र की यह बात बहुत नागवार गुजरी। वे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने ही अपने कमरे में चले गए। मन ही मन सोचने लगे, यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। यहां वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई ना कोई ऐसी ही दर्दनाक कहानी है। हर एक बुजुर्ग यहां अपने परिवार की बेरुखी और अपमान की वजह से आया है। कैलाश बाबू बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनके मन में हर पल यही सवाल गूंजता रहा, आखिर क्यों बुढ़ापे में बुजुर्गों को इस तरह अकेला छोड़ दिया जाता है? कैलाश बाबू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे अपने पोते गोलू को अपनी टांगों से चिपके देखकर भावुक हो गए। गोलू की मासूम आवाज में दादू दादू सुनते ही उनकी सारी कड़वाहट कुछ देर के लिए मानो पिघल गई। उनकी आंखों से छलकते आंसू, जो अब तक दुख और पीड़ा का प्रतीक थे, अब मिश्रित भावनाओं का प्रतीक बन गए। खुशी, दुख और अंदर छिपा वह स्नेह जो शायद वे कभी अपने पोते के साथ बांटना चाहते थे। वृद्धाश्रम के संचालक ने कैलाश बाबू के बेटे और बहू को अंदर बुलाया
जैसे ही वे कमरे में आए, कैलाश बाबू के चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव आए। मन में सवाल उठने लगे, आज उन्हें मेरी याद कैसे आई? जब मैं जरूरतमंद था तब तो कभी नहीं आए, अब ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? कैलाश बाबू के बेटे ने पास आकर कहा, पिताजी, हम आपसे मिलने आए हैं। बहुत दिन हो गए थे, सोचा आपसे मिल लूं। गोलू गोलू भी आपको बहुत याद कर रहा था। यह सुनकर कैलाश बाबू के मन में उथल पुथल मच गई। कुछ पल के लिए वे सोच में डूब गए। एक ओर उनका पोता गोलू उनकी गोद में चिपका हुआ था, तो दूसरी ओर उनके बेटे और बहू का चेहरा था, जिसने उन्हें इस हालत में छोड़ दिया था। उनकी बहू, जो कभी उनसे कटु बातें किया करती थी, अब एक नकली मुस्कान लिए खड़ी थी। कैलाश बाबू ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, अब क्या? तुम लोग मुझसे मिलने आए हो? जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? उनके बेटे ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पिताजी, हमसे गलती हो गई, आप घर चलिए, हम अब आपको वृद्धाश्रम में और नहीं रहने देंगे। यह सुनकर कैलाश बाबू की आंखों में आंसू फिर से भर आए, लेकिन इस बार वे आंसू अपने अपमान और उस बीते वक्त की याद में थे, जब उनका अपमान बार बार किया गया था। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, अब मेरी आदत यहां की जिंदगी से हो गई है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूं। उनके बेटे ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन कैलाश बाबू का मन अब ठहर चुका था। वे जानते थे कि यह बस एक पल की माफी थी, लेकिन जख्म जो उनके दिल पर लगे थे, वे इतनी आसानी से नहीं भर सकते थे। गोलू ने उनके हाथ को पकड़े हुए कहा, दादू, आप घर चलो ना, मैं आपके साथ खेलूंगा। कैलाश बाबू ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गोलू बेटा, दादू यहीं ठीक है, जब तुम्हें दादू की याद आएगी तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। यह कहते हुए कैलाश बाबू की आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने धीरे से अपना पोता अपनी गोद से उतार दिया। उनके बेटे और बहू ने कुछ देर और मनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में कैलाश बाबू के निर्णय के आगे वे हार गए। कैलाश बाबू की आंखें उन्हें दरवाजे तक जाते हुए देख रही थीं। मन में कई सवाल और भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थीं, लेकिन अब वे जान चुके थे कि उन्हें इस वृद्धाश्रम में ही अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताने होंगे। कैलाश बाबू की आवाज में दृढ़ता और गुस्सा साफ झलक रहा था। वे अपने बेटे और बहू से कह रहे थे, आज तुम मुझे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बुला रहे हो, क्योंकि रिश्तेदार पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहां हैं। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो इतने महीनों तक एक बार भी मेरा हाल पूछने की जरूरत महसूस होती, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मुझे यहां छोड़ दिया और कभी पलटकर भी नहीं देखा। अब जब अपनी इज्जत का सवाल आया तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। कैलाश बाबू का चेहरा गुस्से और आहत भावनाओं से भर गया था। वे बोलते रहे, तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जब तक मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटाया, तुमने मुझे घर में रखा। अब जब मेरी जरूरत खत्म हो गई तो मुझे यहां भेज दिया। अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा। यह वृद्धाश्रम ही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने बेटे की ओर गुस्से से देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। उनका बेटा और बहू, जो इस उम्मीद में आए थे कि शायद वे कैलाश बाबू को मना लेंगे, अब समझ गए थे कि उनके पिताजी का फैसला अंतिम है। गोलू, जो अभी भी अपनी मासूमियत में दादू के पास खड़ा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। कैलाश बाबू ने गोलू को देखा और उनके दिल में हल्की सी कशमकश हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उन्होंने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब चले जाओ, यहां से मुझे और परेशान मत करो। उनका बेटा निराश और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसने अपने पिता के साथ गलत किया है, लेकिन अब कोई भी माफी या स्पष्टीकरण कारगर नहीं था। बहू, जो अब तक चुप थी, ने भी महसूस किया कि कैलाश बाबू की बातों में सच्चाई है। वे दोनों गोलू को लेकर भारी मन से वहां से चले गए और कैलाश बाबू एक बार फिर अपने कमरे में अकेले रह गए। कैलाश बाबू ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में जो घाव थे वे अब और गहरे हो चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और कहा, तुम चली गई, लेकिन तुम्हारा यह बेटा, उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। कैलाश बाबू की आंखों से अब आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे जान चुके थे कि अब उनकी जिंदगी का बाकी समय इस वृद्धाश्रम में ही गुजरेगा, जहां लोग कम से कम उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हैं और उन्हें वह अपनापन मिलता है जो उनके अपने घर में उनसे छिन चुका था। कैलाश बाबू अपने अतीत की यादों में खोए हुए थे। सुधा की प्यार भरी बातें, उसका ख्याल रखना और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना, यह सब उन्हें बहुत याद आ रहा था। लेकिन फिर वे अपने बेटे और बहू के व्यवहार पर लौट आए। वे सोचने लगे, सुधा होती तो कभी मुझे इस हालत में नहीं आने देती, लेकिन अब जब वह नहीं है, मुझे हर बात के लिए झुकना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। उस रात कैलाश बाबू का मन बहुत भारी था। वे गोलू के जन्मदिन की पार्टी में जरूर शामिल हुए थे, सबके साथ हंसे और बात की, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वे जानते थे कि इस सब के बावजूद उनके बेटे और बहू के मन में कोई खास बदलाव नहीं आया है।
वे बस अपनी इज्जत बचाने और समाज की नजर में अच्छा दिखने के लिए यह सब कर रहे थे। रात में अपने कमरे में सोते वक्त कैलाश बाबू ने ठान लिया कि वे अगले दिन एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनके बेटे और बहू को समझ आए कि उनका प्यार और देखभाल दिखावटी नहीं हो सकती। उन्हें दिखाने की जरूरत थी कि वे अब अपनी जिंदगी के इस चरण में झुकने वाले नहीं हैं। अगली सुबह जब सब लोग जागे तो कैलाश बाबू अपने बैग की पैकिंग करने लगे। उनके बेटे और बहू ने पूछा, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? कैलाश बाबू ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गोलू के जन्मदिन के लिए आया हूं। अब मैं वापस वृद्धाश्रम जाऊंगा। रेखा बोली, पिताजी, तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए रुकने का मन न बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देना ही ठीक होगा। कैलाश बाबू उनकी बातें सुनकर हैरान तो हुए, लेकिन बेटे और बहू की मंशा को वह भली भांति समझ चुके थे। इसीलिए बिना कुछ कहे वे जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। जब वृद्धाश्रम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने देखा कि रेखा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। मन ही मन कैलाश बाबू सोचने लगे, चलो बेटा, आज तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। ऐसा सोचते हुए वे गाड़ी में बैठ गए। एक बार पलटकर अपने घर को निहारा और फिर मन में कहा, ठीक है, जहां मन को शांति मिले वहीं रहना चाहिए। यहां तो बेटा और बहू मुझे निकालने की जल्दी में है, तो भी क्या करूंगा। वृद्धाश्रम ही ठीक है, जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूं, अपने हिसाब से रहता हूं और अपने मनपसंद काम करता हूं। यहां कोई चिक चिक नहीं होती। कैलाश बाबू ने मन ही मन सोचा। जैसे ही गाड़ी वृद्धाश्रम के सामने रुकी, बेटा और बहू उन्हें गाड़ी से उतारने लगे। कैलाश बाबू भी चुपचाप गाड़ी से निकले और अंदर जाने लगे, लेकिन अचानक रुक गए। पीछे मुड़कर अपने बेटे और बहू को आवाज दी। वे दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी कैलाश बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। कैलाश बाबू ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। यह सुनकर बेटा और बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचने के बाद कैलाश बाबू ने वहां काम करने वाले एक व्यक्ति से कहा, जानकी जी को बुला दो। कुछ ही देर में जानकी जी बाहर आई और जैसे ही कैलाश बाबू के बेटे ने उन्हें देखा, वह हैरान रह गया। बहू रेखा के चेहरे पर तो जैसे किसी ने पानी फेर दिया। वह घबराई हुई सी दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मां, आप यहां क्या कर रही हैं? आप कब आईं और आपने मुझे बताया भी नहीं? रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जानकी जी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रेखा ने फिर कहा, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई और भाभी के साथ अच्छे से रह रही हैं। मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीने पहले ही वे यहां वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे। रेखा ने गुस्से में कहा, लेकिन मां, आप मुझे फोन करके बता तो सकती थीं, मैं तुरंत यहां पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसा करने की? रेखा अपनी मां से लिपट गई और रोते हुए बोली, मैं आपको फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहां देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं है। तब मैंने सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूतों के बारे में क्या बताती। जानकी जी ने रेखा को अपने से अलग करते हुए कहा, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, मुझसे दूर रहो। अगर मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो तुमने भी अपने ससुर को घर से निकाल दिया। तो फिर क्या फर्क रह गया? अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी औलादें पैदा की जिनमें एक ने अपनी मां को घर से निकाल दिया और दूसरे ने अपने पिता को। रेखा खड़ी हो गई और कांपते हुए बोली, मां, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। जानकी जी ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। रेखा अपनी करतूत पर शर्मिंदा होकर अपने ससुर के पास गई और उनके पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ससुर ने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तभी रोहन ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन कैलाश जी और जानकी जी ने घर जाने से मना कर दिया और कहा, अब हमें अपने बेटे, बहू या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही खुश हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, पर कैलाश जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे को सहन कर सकें। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। रेखा और रोहन मायूस होकर घर लौटे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज पड़ा था, जो शायद उनकी जेब से गिर गया था। रोहन ने उसे उठाकर खोला तो देखा कि उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है? हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आई है।
जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस चलती है, पर दिल की धड़कन आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल में जैसे अनगिनत तीर एक साथ चुभ गए। उधर रेखा अभी भी अपनी मां की हालत देखकर सदमे से उबर नहीं पाई थी। आज उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व माता पिता की वजह से होता है, और माता पिता वृद्धाश्रम में होते हैं संतान की वजह से। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना।